तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है प्रबंधकीय कौशल, जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर के आ गए हम। इससे पहले सभी सब्जेक्ट के 5-5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और आज से जो है आपका प्रबंधकीय कौशल का 6वां प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आ गए हैं। ये आपके एग्ज़ाम में 45 नंबर का आने वाला है और ये सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है सभी बहनों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में आज हमने प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। 20 प्रश्न अभी तक करा रहे थे, आज हमने इन प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके 30 कर दी है। धीरे-धीरे इन प्रश्नों की संख्या बढ़ाएँगे, लेकिन अब हम आपको पूरा डिटेल में नहीं समझाया करेंगे, मतलब नीचे लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है ना? क्योंकि वो आपका पीडीएफ में भी स्थान ज़्यादा घेरता है, बल्कि समझाने वाली जो बात होगी वो हम आपको साथ ही साथ में समझाते चलेंगे। बाकी जो डिटेल की बात अगर हम करें तो सबको पीडीएफ लगभग सबके पास में पीडीएफ पहुँच चुकी है। जो हमारी नोट्स हैं वो सबके पास में पहुँच चुके हैं। तो वो पूरा नोट्स जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनको डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिटेल आपको पूरा नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँचती रहे और नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइजर के सुपर नोट्स तैयार हो चुके हैं। चारों सब्जेक्ट के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करके मात्र 128 रुपये में आपको ये चारों सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर लेने हैं, ठीक है? नोट्स में क्या-क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको आपके चारों सब्जेक्ट जैसे कि पोषण एवं स्वास्थ्य जो आपका 55 नंबर का आने वाला है, न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, ये पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसके बाद में सामान्य ज्ञान जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, आपकी योजनाएँ, एक्ट, ये सब आपको पीडीएफ फॉर्म में देखने को मिलने वाला है, ठीक है? इसके बाद में शिशु देखभाल जिसे हम बाल विकास कहते हैं, ये भी आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कवर किया है पीडीएफ फॉर्म में। इसके बाद में मैनेजमेंट जो कि प्रबंधकीय कौशल है, इसको भी हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रखा है। तो ये चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपको मात्र 128 रुपए में आपके व्हाट्सएप पर मिलने वाले हैं, ठीक है? आपको ये नोट्स कैसे लेने हैं, तो चलिए वो भी देख लीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, क्यूआर कोड, इसी पर आपको 128 रुपए का पेमेंट कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 128 रुपए का पेमेंट करने के बाद में उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएँगे, ठीक है? सब लोग पीडीएफ नोट्स मँगा लो, क्योंकि अब इसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव आएँगे उसमें डिटेल नीचे नहीं दिया रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये जो डिटेल रहता है, बहुत लोगों ने कमेंट में कहा सर डिटेल मत बताइए, पीडीएफ बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, प्रश्न कम है, इससे अच्छा है कि आप प्रश्नों की संख्या बढ़ा दीजिए, डिटेल रहने दीजिए। तो अब इसी तरह से आपका हम यहाँ पर करवाने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएँगे। डिटेल नीचे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डिटेल हम आपको पढ़ कर के सुना दिया करेंगे, क्योंकि ये सारी डिटेल आप जिन लोगों ने नोट्स ले लिया है, उन सबके पास में ऑलरेडी ये डिटेल नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है? चलिए भाई शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता को किस क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी जो आपका लीडर है उसको किस क्षेत्र में एक्सपर्ट होना चाहिए। आइए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है मानवीय संबंधों में, तकनीकी कौशल में, उपरोक्त दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों में। तो जो आपका लीडर होगा वो उसको इन दोनों चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। पहली बात मानवीय संबंध, यानी कि दूसरों से किस तरह आपको संबंध रखने हैं, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आपको भाषा कौशल रखना है जिससे कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाए। तो ये एक लीडर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद में टेक्निकल जो आपकी कह सकते हैं एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि तकनीकी का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। पता चला कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो ऐसे में एक चीज़ आपके पास में है, अगर दूसरी चीज़ नहीं है तो भी आप फ्लॉप हो जाएँगे, ठीक है ना? तो ये दोनों चीज़ें जिसके पास में होंगी वही एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता होगा, बेहतरीन लीडर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी-सी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। एक नेतृत्वकर्ता के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन-सा देश पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत करने वाला देश था? किसने सबसे पहले पंचवर्षीय अवधारणाएँ शेयर की थी, जिसके बाद हम लोगों ने उनसे सीख लेकर के अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? यूएसए ने, चाइना ने, भारत ने, या फिर सोवियत ने? बताइए किसने शुरू किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोवियत संघ, जिसे अब हम रूस कहते हैं, रसिया कहते हैं। इसको पहले सोवियत संघ कहा जाता था। इनके द्वारा पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू की गई थी, जहाँ से देख कर के हमने भी अपने देश में पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू की थी 1950 में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना शुरू करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? किसके टाइम पर हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी? कौन भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी और 1950 में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ये पंचवर्षीय योजना पूरा डिटेल में दे रखा है हमने पीडीएफ नोट्स में, मैनेजमेंट वाली में, ठीक है। जो प्रबंधकीय कौशल की पीडीएफ नोट्स दिए उसमें पूरा डिटेल में पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ा रखा है कि कौन सी योजना कब चालू हुई, कितना लक्ष्य था, कितना लक्ष्य प्राप्ति हुई, कौन कौन से नारे दिए गए, क्या इसका मतलब कि फाइनल रिजल्ट क्या आया, ये सब कुछ बता रखा है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, जिसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो 1950 में योजना आयोग बना और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। पंचवर्षीय योजनाओं से मान के चलिए आप कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं की चयन का निर्णय किस पर निर्भर करता है? स्थानीय नेतृत्वकर्ता का अर्थ है जो लोकल लीडर होते हैं, जैसे कि अपने एक गली मोहल्ले का एक लीडर हो गया, जैसे पार्षद हो गया, जैसे सरपंच हो गया। तो जो स्थानीय नेतृत्वकर्ता होते हैं, इनके चयन का निर्णय किस पर निर्भर करता है? नेताओं पर, समूह पर, सरकार पर या फिर विस्तार कर्मियों पर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि समूह पर निर्भर करता है। जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, लोकल लोगों का समूह होता है, वही अपने लोकल लीडर को चुनते हैं, ठीक है ना। अब जैसे विधायक हो गए, ठीक है, इसके अलावा मंत्री हो गए, तो इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव सरकार करती है। अपने अपने जो लोग जीतते हैं विधायक, उनको मंत्री बनाती है, ये करती है, वो करती है। तो वो लोकल लीडर तो होते नहीं हैं, लेकिन जो लोकल लीडर यानी कि जो स्थानीय नेतृत्वकर्ता होते हैं, जो गली मोहल्ले के नेता होते हैं, उनको कौन चुनता है? उनको वही समूह चुनता है जहाँ पर वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो समूह के द्वारा उनको चुना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर केंद्रित थी? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी पर ध्यान दिया गया था कि गरीबी को हमें उन्मूलन करना है, गरीबी को हटाना है। और इसी पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, कौन सा बहुत फेमस नारा है? गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में बहुत पूछी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? यानी कि एक समूह में अगर किसी को लीडर बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन से गुण देखे जाते हैं कि इसको हम, मान लीजिए इसको हम चुन करके लीडर बना रहे हैं, तो कौन कौन से गुण इसके अंदर होना चाहिए? क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क में कितना तेज है वो? प्रशिक्षण यानी उसको कितनी जानकारी है, क्या क्या उसने सीख रखा है? उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों। अगर आप किसी को लीडर बना रहे हैं तो उसने फील्ड में कितना काम किया। कहते नहीं भैया ये जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, अरे भैया ये जो नेताजी है ना, ये जमीन से जुड़े हुए नेता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फील्ड वर्क कितना किया है, लोगों के साथ में कितना घूमे हैं, वो नेताजी कितना घूमे, कितना लोगों से मिले हैं, कैसी उनकी बोलचाल है। तो फील्ड क्षेत्र देखा जाता है, जिसे हम कार्य क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में प्रशिक्षण देखा जाता है कि उनको कितनी चीज़ों की जानकारी है, क्या-क्या चीज़ों की जानकारी है, क्या-क्या का प्रशिक्षण वो ले रखे हैं, उनको बोलने की वो है कि नहीं है, उनको बात करने की है कि नहीं है, ठीक है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब समूह में से एक लीडर को चुना जाता है, नहीं तो कोई सुनेगा ही नहीं उसकी, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब सूचनाएँ शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, दंड चित्र कहते हैं जिसे हम बार चार्ट कहते हैं, वृक्ष संचित्र कहते हैं जिसे ट्री चार्ट कहते हैं, आलेख संचित्र कहते हैं जिसे ग्राफ चार्ट कहते हैं, या फिर वृत्तखंड संचित्र कहते हैं। बताइए हम क्या कहते हैं जब सूचनाएँ शाखाओं के रूप में? अब यहाँ से आइडिया लगाइए, शाखाएँ क्या होती हैं? शाखाओं का अर्थ है भैया ये एक पेड़ है, ठीक है? पेड़ में ये बहुत सारी शाखाएँ हैं। तो जब कोई चीज़, कोई सूचना है वो शाखाओं के रूप में प्रवाहित होगी, तो वो किस तरह का संचित्र का निर्माण करेगी? तो वो आपका वृक्ष संचित्र यानी कि ट्री चार्ट का निर्माण करेगी, ठीक है? कैसी बनी ड्राइंग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ड्राइंग कैसी बनी है? हाँ, ठीक है। चलिए तो कुल मिलाकर के ट्री चार्ट का वो निर्माण करेंगी जब शाखाओं के रूप में ये चीज़ें एक दूसरे तक प्रवाहित होंगी, ठीक है? अब इससे क्या है कि आपको हमेशा याद रहेगा। आप जब एग्ज़ाम में जाएँगे, ये क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप कहेंगे अरे सर ने एक पेड़ बनाया था, वहाँ से शाखा निकल रही थी, यानी ये तो ट्री चार्ट होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें एप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, हमारा उत्साहवर्धन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा ट्री चार्ट।
8 नंबर देखिए, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या है? अगर किसी कार्यक्रम की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहला चरण क्या होता है? समस्या की पहचान, समस्या का निष्कर्ष, तथ्यों का संग्रहण या फिर समस्या का समाधान। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि समस्या की पहचान। मान लीजिए आप एक नेता हैं, ठीक है? एक लीडर हैं, आप गए इस गली मोहल्ले में, ठीक है? यहाँ पर घर बने हुए हैं, यहाँ पर लोग हैं, ठीक है? आप यहाँ पर गए, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो आपको ये समस्याएँ पता कैसे चलेंगी? अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं, कोई कार्यक्रम बनाना चाहते हैं इन समस्याओं के निष्कर्ष के लिए, तो पहले आपको पता तो चलना चाहिए कि समस्या क्या है। तो इसी सबसे पहला जो मुख्य कारण है, वो आपका होना चाहिए समस्याओं की पहचान। पहले आप यहाँ पर जाकर के समस्याओं की पहचान कीजिए कि ये सीवर चौक हो गया है, यहाँ पर नाली जाम हो गई है, सड़क में गड्ढे हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप पहले पहचान कीजिए। जब पहचान करेंगे, तभी तो समस्या का समाधान करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पर समस्या क्या है, तो समाधान थोड़ी पहले हो जाएगा। तथ्यों का संग्रहण भी आप तभी करेंगे जब पहचान करेंगे कौन सी समस्या है, और समस्या का निष्कर्ष तो सबसे लास्ट में निकलता है जब सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले पहचानना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मनरेगा की शुरुआत क्या उपलब्ध कराने के लिए की गई थी? अब मनरेगा के बारे में बहुत डिटेल में आपको हम पीडीएफ नोट्स में बता चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षा के लिए, पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसके लिए शुरुआत की गई थी मनरेगा की? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की शुरुआत की गई थी। पहले इसको नरेगा बोलते थे, बाद में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया और यह जो है मनरेगा हो गई। कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये सब हम आपको बता रखे हैं पीडीएफ में। चलिए, तो अब पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, किसी संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच भौतिक सेतु यानी फिजिकल ब्रिज क्या होता है? कोई मान लीजिए ये एक प्रेषक है और ये एक प्राप्तकर्ता है, तो इनके बीच में जो ब्रिज होगा, मतलब भौतिक ब्रिज क्या होता है? किसके माध्यम से चीजें एक दूसरे के पास में जाती हैं? व्यवहार, प्रत्युत्तर, माध्यम या फिर कोई नहीं? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उनके बीच में एक माध्यम होना चाहिए और ये जो माध्यम होता है यही ब्रिज का कार्य करता है, यही एक फिजिकल ब्रिज होता है। किस माध्यम से आप अपनी सूचनाएं दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, एसएमएस के माध्यम से पहुंचा रहे हैं या स्वयं मिलकर के पहुंचा रहे हैं, तो एक माध्यम का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली में इनमें से क्या चीजें निहित रहती हैं? लोकतांत्रिक का मतलब जानते हैं? अपने जो भारत है, इस भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि हम लोग अपनी सरकार को चुन करके पहुंचाते हैं, तभी विधानसभा, लोकसभा ये सब बनती है। तो हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है, तो एक लोकतांत्रिक सरकार में क्या चीजें आवश्यक रहती हैं? आइए देखते हैं। नकारात्मक प्रेरणा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्राधिकार का केंद्रीकरण, प्राधिकार का विकेंद्रीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्राधिकार का विकेंद्रीकरण। हमारे यहाँ जो अधिकार हैं वो सबको बांटे गए हैं, यानी इनका विकेंद्रीकरण किया गया। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वही सर्वे सर्वा हैं, ठीक है? वही जो है अपना लीडरशिप चलाएंगे, वही अपनी तानाशाही चलाएंगे। अपने यहाँ तानाशाही नहीं चलती है, क्योंकि अपने यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। प्रधानमंत्री को कौन चुन के भेजता है? हम भेजते हैं। अब आपको सर प्रधानमंत्री का वोट तो नहीं करते हैं। अरे विधायक को तो भेजते हो ना आप। यही विधायक, यही सांसद लोग मिलकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं ना। इन्हीं का जो लीडर होता है वही तो प्रधानमंत्री बनता है। यानी हमारे पास में ये शक्ति है, जनता के पास में यह शक्ति है कि अपनी सरकार बना सकती है, अपनी सरकार गिरा सकती है। तो प्राधिकार यानी अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया, सबके पास में ये अधिकार बांटे हुए हैं, ठीक है? तो जब अधिकार सबके पास में बंट जाए तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केवल एक छत्र राज होता है, जहां पर राजा का शासन होता है, उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आप बिल्कुल 101% आप जरूर सिलेक्ट होंगे, जरूर सफल होंगे। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न ऑप्शन सी इसका सही था। देखिए 12 नंबर, तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? तथ्यों का संग्रहण का मतलब है वही आप गए मोहल्ले में, ठीक है? आप एक नेता हैं, आप मोहल्ले में गए, आप वहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले आपने समस्या की पहचान की। समस्या की पहचान के बाद में आपने वहाँ से जो फैक्ट थे, जो तथ्य थे, उनको देखा, उनकी फ़ोटो खींची। मान लीजिए यहाँ पर गड्ढे थे, आपने गड्ढों की फ़ोटो खींची। मान लीजिए सीवर चौक था, आपने सीवर चौक की फ़ोटो खींची। आप क्या कर रहे हैं? तथ्यों का संग्रहण कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? किसके लिए आवश्यक है ये? कार्यक्रम योजना के लिए, समन्वय के लिए, नियंत्रण के लिए या फिर मूल्यांकन के लिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इन तथ्यों का संग्रहण करके, इनकी फ़ोटोज़ को देख के, इनको देख करके ही तो आप आगे की प्लानिंग बनाएँगे। तो कार्यक्रम योजना का निर्माण करने के लिए तथ्यों का संग्रहण आवश्यक हो जाता है, ठीक है? ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे, बिल्कुल परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए,
अंतरक्रिया जिसे हम इंटरेक्शन कहते हैं कि बारंबारता किस समूह का घटक है? कौन से ऐसे समूह हैं जिसमें अंतरक्रिया इंटरेक्शन की बारंबारता होती है? आइए देखते हैं। प्राथमिक समूह, राजनीतिक समूह, लघु समूह या फिर आय समूह। सही आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह के बारे में आपको बताया, बहुत अच्छे से बता रखा है पीडीएफ में। प्राथमिक समूह क्या होते हैं? प्राथमिक समूह का अर्थ है हमारा परिवार, जहाँ पर कोई भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं रहती है। हमारा परिवार प्राथमिक समूह होता है और यहाँ पर इंटरेक्शन यानी कि जो आपस में जो बल होता है, जो एक दूसरे से जुड़ाव होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि एक दूसरे का जुड़ाव बार-बार होता रहता है, बार-बार इंटरेक्शन बढ़ता जाता है। कहीं पर भी लड़ाई हो, अगर आपके कोई फैमिली का है, तो आप भले ही मुँह फेर कर इधर खड़े हो जाएँ, लेकिन आपके अंदर जो ब्लड है, जो खून है, वो आपको बार-बार इधर खींचेगा, यानी आपको इंटरैक्ट करेगा, आपको बार-बार इधर खींचेगा। तो अंतरक्रिया की बारंबारता प्राथमिक समूहों में होती है, जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, उनकी तरफ भी आप खिंच जाएँगे, तो इसी को हम प्राथमिक समूह कहते हैं, ठीक है? तो ये कहाँ पर ज़्यादा होता है? प्राथमिक समूह में इंटरेक्शन ज़्यादा देखा जाता है। नंबर 14, इनमें से कौन-सा एक द्वितीयक समूह है? प्राथमिक समूह के बारे में हमने आपको बता दिया। अब अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व कर लेंगे कि द्वितीयक समूह क्या होता है? चलिए, द्वितीयक समूह का ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, एकल परिवार, समकक्ष समूह, संघ या फिर संयुक्त परिवार। बताइए द्वितीयक समूह इनमें से कौन-सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संघ। अब देखिए, प्राथमिक समूह में एकल परिवार, फैमिली के जितने लोग होंगे वो आपके प्राथमिक समूह में होंगे, क्योंकि आप इनसे जुड़ाव महसूस करेंगे, ठीक है? समकक्ष समूह जिसके साथ आप डेली बैठ रहे हैं, आपके मित्र हो गए, आपके कलीग हो गए, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, उनके साथ भी आप एक जुड़ाव महसूस करेंगे। संयुक्त परिवार में तो जुड़ाव होता ही होता है, ठीक है? लेकिन जो संघ है, जो मान लीजिए यूपीएससी है, ठीक है? यूपीएससी ये क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, या फिर कोई भी संघ बन रहा है, आपको बुलाया जा रहा है कि आ जाओ भैया, आज हम संघ का निर्माण कर रहे हैं, तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो वहाँ पर क्या रहता है? ये आपका द्वितीयक समूह होता है। इसमें इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं होता है जितना आपका फैमिली के साथ में जुड़ा होता है। तो जो संघ होगा वो आपका द्वितीयक समूह का आपका उदाहरण हो जाने वाला है, ठीक है? सभी बहनों के समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नंबर 15, सूक्ष्म स्तर नियोजन यह किसका उदाहरण होता है? आइए ऑप्शन देखें। अनिवार्य योजना का, पंचवर्षीय योजना का, लक्षित समूह योजना का, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सूक्ष्म स्तर का नियोजन होता है, जो माइक्रो नियोजन होता है, माइक्रो प्लानिंग जो होती है, वो किसका उदाहरण होती है? तो वो लक्षित समूह, यानी कि एक फोकस कर लेते हैं कि इस समूह पर हमें फोकस करना है, इनके लिए हमें योजनाएं बनाना है। एक लक्षित समूहों के लिए जो है आपका सूक्ष्म स्तर का माइक्रो छोटा-छोटा नियोजन किया जाता है। जैसे आदिवासियों के लिए हमने कोई नियोजन कर दिया, कोई प्लानिंग कर दी, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे समूहों के लिए किया जाता है। इसे हम लक्षित समूह योजना कहते हैं। नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे शारीरिक गुण नहीं माना जाता है? कौन-सा एक ऐसा है जिसको हम शारीरिक गुण नहीं मानते हैं? ऊँचाई, ये तो शारीरिक गुण होते ही भैया, कहते नहीं आपकी ऊँचाई कम है, आपकी लंबाई कम है। रचनात्मकता जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, या फिर सहनशक्ति, ये भी आपकी शारीरिक गुण ही होता है कि भाई उसमें बहुत सहने की क्षमता, कितना भी उसको लाठी मार दो वो सह लेगा, शारीरिक गुण है। उपरोक्त सभी। चलिए आंसर देखते हैं कौन-सा इसमें से शारीरिक गुण नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रचनात्मकता जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, ये कोई शारीरिक गुण नहीं है, ये आपका मानसिक गुण होता है। आपके दिमाग के अंदर नई-नई चीज़ें उठती रहती हैं, नए-नए प्रयोग उठते रहते हैं, इसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं, और ये शारीरिक गुण के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूमैन और समर कम्युनिकेशन के अनुसार आदान प्रदान क्या है? आदान प्रदान किसे कहते हैं? ये दो वैज्ञानिक हैं, न्यूमैन और समर कम्युनिकेशन। इन्होंने आदान प्रदान किसको माना है? आइए देखते हैं। तथ्यों को, राय को, भावनाओं को, या फिर उपरोक्त सभी को। सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम जो है आपका आदान प्रदान करते हैं। जैसे जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, आपने फोटो खींचे, उन फोटो को आपने अपने अधिकारी मंत्री के पास में भेजा कि ये यहाँ पर समस्या है, इसका सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है? तो ये भी आपने आदान प्रदान किया। अपनी राय, आपकी जो राय है, आप मतलब कि सजेशन देना चाहते हैं किसी को किसी चीज़ का, तो ये भी आप क्या करते हैं? आदान प्रदान के अंदर होता है। भावनाएं, आप अपनी भावनाएं भी किसी को बताते हैं कि सर हमारी आपके प्रति ये भावना है, आपके प्रति गुस्से की भावना है, आपके प्रति प्रेम की भावना है, तो ये भी आप क्या करते हैं? आदान प्रदान ही करते हैं। तो न्यूमैन और समर ने इन सब को जो है आदान प्रदान के अंतर्गत रखा है। चलिए 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक संस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है? इनमें से 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए संस्था का उदाहरण सबसे अच्छा कौन-सा है? किसको हम एक संस्था के अंदर रखेंगे? एक दोस्तों के समूह को, एक परिवार को, एक क्लब को, या फिर आस-पड़ोस को? बताइए इनमें से कौन-सी एक संस्था का उदाहरण होगा?
सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एक जो क्लब होता है, क्लब में क्या होता है कि नियम कानून होते हैं। भाई आपको इतने बजे से इतने बजे तक आना है, इतने बजे आपको जाना है, ये ड्रेस पहन कर के आना है, ये जूते जूते मोजे होने चाहिए। तो ये सारे नियमों से बंधी हुई जो चीज़ें होती हैं, वो एक संस्था के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं आपका दोस्तों का समूह हो गया, दोस्तों के समूह में कोई नियम नहीं होता। आप पहुँच जाओ और बेटा क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, ऐसे आप कह सकते हैं ना। तो ये दोस्तों का समूह है। यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ का कोई स्थान नहीं होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दोस्त को सर कहिए, दीदी कहिए, ठीक है। उसके बाद में एक परिवार होता है। परिवार में भी आप किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। आपके साथ के हैं तो उनको आप बोल सकते हैं, "आप बेटा इधर आ जाओ, आओ बेटा ये खा लो, वो खा लो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ।" आप कुछ भी कह सकते हैं एक परिवार के अंदर, ठीक है। आप अपने आस-पड़ोस में भी किसी भी तरह से लोगों से बात कर सकते हैं, कोई नियम कानून नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक क्लब के अंदर जाएँगे तो वहाँ पर नियम कानून होता है, और जहाँ पर भी आपको नियम कानून देखने को मिलता है, समझ लीजिए वो एक संस्था का उदाहरण होता है, जैसे कि आपका स्कूल भी इसमें होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक औपचारिक संस्था का उदाहरण नहीं है? औपचारिक संस्था समझ गए? जहाँ पर बहुत सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं, वहाँ पर आपको फ़ॉर्मेलिटीज़ दिखानी पड़ती हैं, तो उसको हम एक औपचारिक संस्था के अंतर्गत रखते हैं। इनमें से कौन-सा नहीं है? एक राजनैतिक दल, एक खेल टीम, एक परिवार, एक स्कूल, बताइए। सबसे पहले आप ही बताइए, कमेंट कीजिए क्या हो सकता है इसमें से, जहाँ पर आपको फ़ॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक परिवार। एक परिवार में आपको फ़ॉर्मेलिटीज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी को सर कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने छोटों से आप प्यार से बात कर सकते हैं, उनको डाँट सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं एक राजनीतिक दल है, यहाँ पर नियम, कायदे, कानून होते हैं। नेताजी आएँगे तो टोपी लगा के आएँगे, कुर्ता पजामा ही पहन कर के आएँगे, ठीक है। एक खेल टीम होती है, जैसे इंडिया की इंडियन क्रिकेट टीम हो गई। अब वहाँ पर ऐसा नहीं कि एक खिलाड़ी पैड पहन कर के जा रहा है, तुम पैड पहन के नहीं जा रहे हो, गलत बात है। मतलब एक नियम कानून बना रखे हैं, हेलमेट लगा के आना है तो आना ही है, ठीक है। परिवार की बता दिए। एक स्कूल होता है, स्कूल में भी आपका यूनिफ़ॉर्म पहन कर के जाना है, मतलब जाना है। तो जहाँ पर बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ आपको दिखें, नियम, कायदे, कानून दिखें, समझ लीजिए वो औपचारिक संस्था होती है, ठीक है। बाकी अनौपचारिक संस्था में आपका परिवार आ जाता है, दोस्तों का समूह आ जाता है, आस-पड़ोस आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, फिर से योजना से प्रश्न है, महाल नोबिस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो महाल नोबिस मॉडल तैयार किया गया था, बताइए इसका उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि, गरीबी हटाओ, भारी उद्योगों का विकास, या फिर आय असमानता को कम करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। भारी उद्योगों में विकास के लिए महाल नोबिस मॉडल तैयार किया गया था, और ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, 56 से 61 के दौरान। पहली पंचवर्षीय योजना में भाई हमारे पास खाने की चीज़ें ही नहीं थी, तो हमने कृषि पर फोकस किया, ठीक है। कृषि पर फोकस किया कि पहले हमको खाने के लिए पेट में पेट पूजा तो होना चाहिए। तो 5 वर्ष लगातार हमने कृषि पर कार्य किया, नई-नई योजनाएँ चालू की। अब हमारा पेट भर गया, यानी हमारे पास अनाज आ गया। अब हम फ़ोकस करेंगे किस पर? उद्योगों पर। अब उद्योग होने चाहिए, नए ट्रैक्टर बनने चाहिए, नए औज़ार बनने चाहिए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया? भारी उद्योगों पर, विकास पर जो है बल दिया था। नए-नए उद्योग खोले गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपसे डेट पूछा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बताएँगे, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी और कब तक खत्म से हुई थी? मतलब कब से कब तक पहली पंचवर्षीय योजना थी? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है? चलिए, अब ये इसका आंसर देख लेते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब चली थी? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2012 से लेकर के 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, और यहीं पर इसी योजना को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का निर्माण किया गया था, और इसके बाद में सारी योजनाएँ नीति आयोग के अनुसार बनने लगी, और योजना आयोग समाप्त हो गया था, ठीक है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जो योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी, 2017 तक यह चली थी। चलिए 22 नंबर, कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति क्या होती है? यानी अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसकी प्रकृति क्या होगी? सहायता करना, समर्थन करना, जोड़ना एवं एकीकरण, या फिर सहानुभूति? आइए आंसर देखें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कोई भी कार्यक्रम अगर आप बनाते हैं तो जोड़ने और एकीकरण करने के लिए ही बनाते हैं। एक नेता जो होता है, अगर वो किसी कार्यक्रम का निर्माण कर रहा है, जैसे कि बड़ी-बड़ी रैलियाँ आयोजित की जाती हैं, क्यों आयोजित की जाती हैं बताइए? कोई ना कोई फ़ायदा तो होता होगा ना, लोगों को जोड़ने के लिए। चुनाव प्रचार जब होते हैं ना, तो बड़ी-बड़ी रैलियाँ आयोजित की जाती हैं, बड़े-बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? कि नेताजी यहाँ से बोलेंगे, उसके बाद में ये लोग इन नेताजी से जुड़ जाएँगे और हमको ही वोट देंगे, ठीक है? तो जोड़ना और एकीकरण करने के लिए ये सब लोग एक हो जाएँगे और हम जीत जाएँगे। इसीलिए जो है किसी भी कार्यक्रम योजना का नियोजन किया जाता है। तो प्रकृति क्या होती है? जोड़ना और एकीकरण करना कार्यक्रम योजना की प्रकृति होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23,
सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? जो सब लोग मिल करके कोई काम शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए गाँव की 10 औरतें मिल करके कोई काम शुरू कर रही हैं, तो सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण क्या होगा? सबसे पहले उनको क्या करना होगा? लक्ष्य निर्धारण, आवश्यकता की पहचान, संसाधनों का आकलन या फिर विकल्प पर विचार। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले लक्ष्य तो निर्धारित कर लीजिए, ठीक है? बाकी चीज़ें तो बाद में होंगी। मान लीजिए आप एक संस्था का निर्माण कर रहे हैं, अब वो संस्था किस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं? पढ़ाने के लिए बना रहे हैं, पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं, लोगों की सहायता के लिए बना रहे हैं, तो पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारण करना होगा। तो पहला चरण होता है लक्ष्य का निर्धारण करना, ठीक है? आगे बढ़िए। 24 नंबर, संचार किसे प्रदान करने का एक कार्य है? अगर आप संचार के द्वारा क्या करते हैं? मान लीजिए आपने फ़ोन लगाया, टेलीफ़ोन लगाया, किससे लगाया? संचार माध्यम से लगाया, तो ये क्या प्रदान करने के लिए आपने लगाया? किसके लिए संचार की आवश्यकता होती है? प्रशिक्षण, सूचना, ज्ञान, संदेश। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूचना प्रदान करने के लिए आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है, आपने मम्मी के पास फ़ोन लगाया, हेलो मम्मी, कैसी हो? क्या हो? आज हमने ये कर दिया, आज हम जो है महिला पर्यवेक्षक बन गए हैं, आज हम महिला सुपरवाइज़र बन गए हैं। तो ये आपके पास में सूचना थी, जिसको आपने डाइवर्ट किया अपनी माताजी के पास में। उम्मीद करते हैं और ये आशा भी करते हैं जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब एक दिन अपनी इस सूचना को अपनी माताजी को ज़रूर बताएँ कि मम्मी मैं महिला सुपरवाइज़र बन गई, मम्मी मैं एमपी एसआई बन गई, मम्मी मैं फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्ट हो गई। तो ये आप लोग ज़रूर बताएँ, ऐसी हमारी उम्मीद है। सब लोग ज़रूर बताएँगे, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक अशाब्दिक संचार है? अशाब्दिक संचार का अर्थ होता है कि आप बिना बोले ही सारी चीज़ें कह देते हैं, तो वो आपका अशाब्दिक संचार होता है। कौन-सा होगा? चेहरे के हाव-भाव, दिखावट, रूप रंग, मुद्रा या फिर सभी? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ये है, ठीक है? अब ये हँस रहा है, ड्राइंग पर मत जाना भाई, ठीक है? ड्राइंग तो ऐसी है। तो आप यहाँ पर हैं, ठीक है? आप ऐसे सामने खड़े हैं, तो इसके चेहरे के हाव-भाव से आप पहचान लेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा हँस रहा है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो आप समझ जाएँगे अरे! आज तो कोई खुशी की बात है, ये बहुत ज़्यादा हँस रहा है, ठीक है? दिखावट या फिर रूप रंग, अब वो बॉडी दिखा रहा है, तो आप समझ जाएँगे क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है भाई मेरे डोले ऐसे हैं, इतने मोटे डोले हैं भाई, धर दूँगा एक तो धरे रह जाओगे, ठीक है ना? तो आप इसकी बातें अपने आप समझ सकते हैं इसकी मुद्रा देख कर के। अगर डोले दिखा रहा है, समझ लीजिए ये आपको मतलब अपनी बड़ाई करना चाह रहा है। मुद्रा, मुद्रा तो भाई समझते ही हैं, मुद्रा मतलब पैसा, पैसा तो सब कुछ करवा देता है, ठीक है ना? तो पैसा भी एक जो है संचार का अशाब्दिक संचार है, यानी पैसे कभी बोलता नहीं है पैसा, ठीक है ना? लेकिन पैसा ही बोलता है, समझ गए? मतलब पैसा खुद नहीं बोलता, लेकिन जहाँ पर पैसा आप दिखा दोगे वो अपने आप आदमी बोलने लगेगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर, मज़ा आ रहा है ना क्लास में? चलिए। ज़्यादा बोरिंग होके नहीं पढ़ना है। अब नहीं तो मैनेजमेंट के नाम से ही आदमी डर जाता है, मैनेजमेंट भैया प्रबंधन, अब तो फँस गए, ये तो समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपके समझ में आएँगे अगर आप सक्सेस जंक्शन से जुड़े रहेंगे और इस बात को आप अपने हर दोस्त, हर मित्र सबको बताएँगे कि ऐसी क्लास आपकी केवल सक्सेस जंक्शन पर चल रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, अभी आपको हमने इसके बारे में बता रखा है। आप खुद से इसका आंसर देने वाले हैं। आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास या फिर प्रशासनिक विकास? बताइए क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि औद्योगिक विकास हो जाएगा। उद्योगों पर हमने ध्यान देना शुरू किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सर ये प्रौद्योगिकी और औद्योगिक में क्या अंतर है? औद्योगिक माने होता है उद्योगों की ओर, ठीक है? और प्रौद्योगिक का मतलब होता है जो प्रौद्योगिक से जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो प्रौद्योगिकी के बारे में तो बाद में सोचेंगे ना, पहले उद्योगों का विकास तो कर लेंगे तभी तो प्रौद्योगिकी की विकास कर पाएँगे। जो आईटी सेल होती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वाला विभाग होता है, वो आपका प्रौद्योगिक विकास के अंतर्गत आता है। नंबर 27, सामाजिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो समाज के लिए नीति बनाई जाती है, उस सामाजिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक एकीकरण, जीवन गुणवत्ता में सुधार या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो सामाजिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो समाज में परिवर्तन करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि गर्भ में पहले क्या होता था, जो बच्चियाँ होती थी, उनकी मृत्यु कर दी जाती, मतलब उनको कह सकते हैं कि समाप्त कर दिया जाता था। तो जो नीतियाँ बनाई गई, जो एक्ट अधिनियम बनाए गए, वो समाज में परिवर्तन करने के लिए बनाए गए, ठीक है? अब कोई गर्भ में किसी भी लड़की को नहीं मारेगा, ठीक है? सामाजिक एकीकरण, एक समाज को एक साथ में जोड़ने के लिए भी सामाजिक नीतियाँ बनाई जाती हैं कि कोई इधर-उधर, कोई अलग ही जा रहा है, कोई अलग जा रहा है, इस समाज को एक साथ जोड़ने के लिए सामाजिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। जीवन गुणवत्ता में सुधार, बिल्कुल सामाजिक नीतियाँ जो बनाई जाती हैं, वो अपने जीवन में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ही बनाई जाती हैं, जिससे कि अच्छी-अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। तो ये उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देख लेते हैं।
जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वह क्या दर्शाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। जो नेतृत्वकर्ता, जो लीडर अपने भाषण, यानी अगर वो भाषण दे रहा है ना, उसमें बिल्कुल सही-सही बोल रहा है, सारी चीज़ सही बोल रहा है, भैया देखो ऐसा है 5 साल के विकास में हमने ये चीज़ें की हैं और ये बिल्कुल सही हम बता रहे हैं, ठीक है? और चरित्र में भी ईमानदार होता है, वो जो बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसका चरित्र ईमानदार है वो आप जानते हैं, ठीक है? जो जनता होती है वो जानती है, तो वो किस चीज़ का मतलब किस चीज़ को वो दर्शा रहा है, किस चीज़ को दिखा रहा है? धैर्य, सेवकत्व, सत्यनिष्ठा या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वो सत्यनिष्ठा दर्शा रहा है, इंटीग्रेशन दर्शा रहा है, जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ, नेताजी बिल्कुल सही हैं और इसका निर्धारण आप स्वयं करते हैं, क्योंकि वो तो केवल बता सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन उसके चरित्र का निर्धारण आप स्वयं करेंगे, आप जानते हैं। चलिए, 29 नंबर देखिए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कई बार आपको बताया है, नीति आयोग हो, योजना आयोग हो, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा, वही नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो योजना आयोग का मुख्य अध्यक्ष कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। और ये कोई चुना नहीं जाता, ये अपने आप बन जाता है। जो मंत्री होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। 30 नंबर, कौन-सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाज में शक्ति की गतिशीलता के विपरीत दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत करता है? इनमें से कौन-सा ऐसा परिप्रेक्ष्य है, कौन-सा ऐसा नियम, कायदा, कानून है, जो कि गतिशीलता के विपरीत दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत करता है? संघर्ष सिद्धांत, प्राकार्यवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया या फिर नारीत्व सिद्धांत? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो प्राकार्यवाद होता है, वो गतिशीलता के विपरीत दृष्टिकोण पैदा करता है। इस तरह से आपके 30 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसी तरह से हम डेली वीडियो आपके लिए लेकर के आएँगे। अब जितने भी वीडियो आएँगी, सब में 30 से ऊपर ही प्रश्न रहेंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं, क्योंकि अब डिटेल में आपको हम नहीं बताएँगे। ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में डिटेल नीचे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो डिटेल होता है वो ऑलरेडी आपको पीडीएफ में दे रखा है हमने, वहीं से ये डिटेल हम लोग जो है उठाते हैं। तो वो आपके पास में पीडीएफ रहेगी, तो आप वहाँ से देख लेंगे। इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, प्रश्नों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपको डेली क्लास लेना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जिन लोगों के पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, वो लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही हम क्लास डालते हैं तुरंत वहाँ पर लिंक पहुँच जाती है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगला आपका प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे बालक शिक्षा एवं देखभाल को, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।